हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ईएमआई का। एसी का इंट्रोडक्शन वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ईएमआई का कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे, इसलिए हमने ये पहले कर लिया। तो एसी जनरेटर, एसी को जनरेट करने वाला, ये नाम ही गलत है। ये कोई एसी को जनरेट वगैरह नहीं करता। ये एक टाइप की एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है एसी में। अब बात आती है जनरेटर का नाम सुन के हमारे दिमाग में आता है कि शादी वगैरह में वो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, या स्कूल्स में आजकल लगे होते हैं वो वाले, उनमें डीजे डालो चलाओ, समझ रहे हो ना। तो मैकेनिकल एनर्जी, उसके अंदर भी क्या होता है, वो घूमती है ना सॉफ्ट, उससे जनरेट होता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे होना, लेकिन ईएमआई के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। कैसे क्या होता है वो देखते हैं। एसी जनरेटर, सबसे पहली बात है क्या है, इट इज अ डिवाइस which produce electrical energy, मतलब alternating voltage and current, ठीक है। it doesn't generate anything, ये कुछ भी जनरेट नहीं करता। इट्स नेम इज अ मिजनोमर। मिजनोमर का मतलब क्या होता है, मिजनोमर का मतलब होता है जो इसका नाम है वो काम ये नहीं करता। इट्स नेम इज मिजनोमर बिकॉज it do not generate AC और वोल्टेज, ठीक है ना। ये AC को जनरेट नहीं करता, it only converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। क्या मेरी बात समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वहाँ पे आता है। थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं सीबीएसई में, नीट में और जेईई मेंस में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझना है इसको। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, when magnetic flux changes in a coil, ठीक है, induced EMF and current कब आता है, जो coil क्लोज हो, is produced in coil। बात समझ में आ रही है ना। जब फ्लक्स चेंज होगा तब इसमें इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा। इट रिमेन्स टिल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज। करंट तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है इसका, ईएमआई। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है डायग्राम की, कि डायग्राम वगैरह कैसे क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है, ये पढ़ेंगे हम। चलो देखिए, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल होती है इस टाइप से, कुछ हमने इंक्लाइन बनाई है, क्योंकि
3D का डायग्राम 2D में तो आ नहीं सकता, तो थोड़ी सी ये ऐसे नहीं तिरछी है, सीधी ना होके तिरछी है। ये हमने इसकी एक्सिस ले ली, बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ हमने 2 पोल ले लिए, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके। यहाँ हमने 2 रिंग्स बनाई, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्लियर? क्या बोलते हैं बेटा? स्लिप रिंग्स। क्लियर? यहाँ ये ब्रश होती हैं, स्लाइड कॉन्टैक्ट में, अटैच नहीं होती, स्लाइड कॉन्टैक्ट में। क्या बात समझ में आई? ठीक है। इनके साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जहाँ से करंट वगैरह फ्लो करेगा उसका पता लग जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे इस पे जो वायर होती है वो ऐसे होगी, देखो, और ये यहाँ से इधर कनेक्ट होती है, और यहाँ वाली डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? पीछे वाला पार्ट है तो इसको हम यहाँ से डॉटेड कर देते हैं, और ये नीचे आके इस पे कनेक्ट होती है। क्लियर? दिखाई दे रहा है आपको? ओके। ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। कॉइल ऐसे घूमेगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? इनको बोलते हैं कार्बन या मेटल ब्रशेज, कार्बन और मेटल ब्रश। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल हो गए, ये हमारे पास आर्मेचर कॉइल है। अगर मैं बात करूं भाई पार्ट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं यहाँ पे, देखो पार्ट्स ऑफ सर्किट। पहला आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक कॉइल होती है। ठीक है? कैसी? रेक्टेंगुलर, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और कॉइल जैसे ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, कॉइल मैंने ऐसे रख दी, समझो, सपोज करो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, मैक्सिमम ऐसे है, तो ठीक है ना, कि नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है। जब ये कॉइल यहाँ पे ऐसे से घूमेगी, तो जब ये मैक्सिमम से ऐसे घूमेगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसके अंदर क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। ठीक है? यहाँ से ये डिक्रीज होता 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 ऐसे हो जाएगा। तो जब ये कॉइल का प्लेन फील्ड के पैरेलल, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? और फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियली फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस आएगा, जो डिक्रीज का अपोज करेगा इंड्यूस करंट आएगा। अच्छा, इससे इस पे आने के बाद दोबारा जब ये ऐसे जाएगी तो इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा है, इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज होगा, इंड्यूस करंट फिर आएगा। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स डिक्रीज होता है, समझ रहे हो ना? फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है, फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ नेगेटिव होता है। समझ रहे हो ना? फ्लक्स इंक्रीज ईएमएफ नेगेटिव, फ्लक्स डिक्रीज ईएमएफ पॉजिटिव। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ई नेगेटिव होता है। तो उस टाइप से इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस करंट जो आएगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हाफ साइकिल के बाद। क्यों? ऐसे था, ऐसे हो गया, तो हाफ साइकिल के बाद क्या हो? देखो, ऐसे था और ऐसे से ये ऐसे हुआ, जीरो, और फिर ऐसे जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। और उसके बाद जो दोबारा जाएगा तो पोलैरिटी चेंज होगी। कैसे? वो हम देखते हैं, अभी पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ कुछ बेसिक बातें समझ में आई क्या? एज कोइल रोटेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज। क्या इतनी बात समझ में आती है आर्मेचर कॉइल की? ठीक है। दूसरी बात आती है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है? ये रिंग्स हैं, किसकी बनी होती है? मेटल की। ये कॉइल की जो वायर है, एक एक वायर इससे कनेक्ट होती है, और जब ये कॉइल घूमती है तो स्लिप रिंग्स भी घूमती हैं साथ साथ। ठीक है। इसके बाद क्या है? कार्बन ब्रशेज।
कार्बन के जो प्लस हैं ये स्लाइट कांटेक्ट में होते हैं, इन स्लाइड कॉन्टैक्ट विद द रिंग, रिंग के साथ ये स्लाइड कॉन्टैक्ट में होते हैं ताकि रिंग इसको टच करके घूमे। अगर बिल्कुल अटैच होंगे तो रिंग घूम ही नहीं पाएगी। तो स्लाइड कॉन्टैक्ट, देखो मैंने गैप दिखा रखा है, समझ रहे हो ना, स्लाइड कॉन्टैक्ट में। तो फिर ये फील्ड मैग्नेट हो गए, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब समझते हैं कैसे क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। देखो सबसे पहली बात, जैसे ये कॉइल मान लो ऐसे है, समझने की कोशिश करो। सपोज करो कॉइल ऐसे है, ये ओमेगा है, तो ये अंदर जा रही है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है उससे इंड्यूस करंट निकालते हैं। मान लो ये वाला पार्ट ऐसे था, ये ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, फील्ड ऐसे है, तो फील्ड इधर, ये इधर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ इधर, मोशन इधर, मोशन समझते हो ना, अंदर जा रहा है पार्ट, ठीक है। और इंड्यूस करंट कहाँ आया? नीचे। इंड्यूस करंट अगर नीचे आएगा तो बेटा अगर हम देखें तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगा नीचे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इंड्यूस करंट ऐसे आएगा, ठीक है भाई। तो ये पार्ट ऐसे था, मान लो ऐसे से जब ये करंट नीचे आ रहा है इस वाले पार्ट में, नाम दे दें इसको ए बी सी डी। तो ए बी पार्ट में करंट नीचे है, सी डी पार्ट में करंट ऊपर है, ठीक है। ऐसे था, ए बी में नीचे, सी डी में ऊपर। जब ये ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो, इंड्यूस करंट जीरो, समझ लो, मैक्सिमम हो जाता है फ्लक्स। तो जो भी होगा करंट वगैरह जो होगा वो मैक्सिमम। उसके बाद जब ये दोबारा जाएगा तो क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा। पहले ऐसे था, मैक्सिमम फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, जीरो हो जाएगा। जीरो के बाद जब दोबारा बढ़ेगा तो फिर से बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ डिक्रीज होगा, मतलब ईएमएफ नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई पोलैरिटी कब चेंज होगी, पोलैरिटी कब चेंज होगी, चेक करते हैं। देखो मान लो जब ये ऐसे था, ऐसे हो गया, हाफ टर्न होने के बाद, हाफ टर्न होने के बाद ए बी तो चला गया ऐसे, ए बी तो आ गया यहाँ पे, और सी डी आ गया यहाँ पे, और वही नॉर्थ साउथ। क्या मेरी बात समझ में आई? वही चीज़ आ गई। अब जब ये दोबारा से ऐसे घूमेगा, दोबारा से ऐसे घूमेगा, तो फिर भाई फील्ड इधर, मोशन इसका इधर, नीचे, नीचे आ गया। सीडी में करंट पहले कहाँ था? ऊपर। अब सीडी में कहाँ आ गया? नीचे। ए बी में कहाँ था? नीचे। इसमें कहाँ आ गया? ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हर हाफ साइकिल के, देखो ऐसे चला, ऐसे 1/4, हाफ, 3/4, और ये कंप्लीट। मेरी बात समझ रहे हो? तो हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी करंट की चेंज हो रही है। देखो ए बी में नीचे था, ए बी में अब ऊपर आ गया, क्योंकि हाफ साइकिल के बाद ए बी जो आगे था वो पीछे चला जाएगा। तो लेकिन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो वही आना है, तो चेंज होगी करंट की डायरेक्शन। और चेंज हो गई, आप बनाओ, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप इसको एक काम करो, ऐसे ले लो, समझ रहे हो ना? रफली बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और सीडी का तो नीचे था, ये तो ऐसे आएगा, और इसका ऊपर था, ये ऐसे आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये पोलैरिटी इसकी चेंज हो जाती है। सीडी की जो पहले ऊपर थी अब नीचे हो जाएगी, और इसकी ऊपर हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हर हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। ये आर्मेचर कॉइल है, ये घूमेगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट अपने आप को चेंज करेगा। चेंज कैसे करेगा? उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की हाफ साइकिल के बाद। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले आप वर्किंग पढ़ते हैं। व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज, सो induced current is produced in coil and it changes, it का मतलब induced current direction after every half cycle, एवरी हाफ साइकिल के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। बात समझ, मोटी मोटी बातें समझ लो। ये ऊपर था, नीचे, हाफ साइकिल के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे। जब ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा तो करंट फिर से ऊपर आएगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर? हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम में भी एक ही बनाना है, समझ गए? तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड वी गेट आउटपुट वोल्टेज across R and we get AC alternating voltage, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिलेगी। तो ये 4 लाइन लिखने होते हैं वर्किंग में, कुछ नहीं, CBSE वाले लिखवा लेते हैं, ICSE वाले, CBSE वाले, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी क्या कहती है भाई? कॉइल घूमती है, लेट बी मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई पोल्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ना, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल आर्मेचर, ए एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, थीटा एंगल ऑफ ओरिएंटेशन at any time t, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये कैसे आया? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा बाई टी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, हाँ या ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कर सकते हैं। अब इतना पता लग गया तो ये मैं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकता हूँ एट एनी टाइम टी। मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल एट एनी टाइम टी क्या होगा? फ्लक्स क्या होता है? एन बी ए, अरे फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, तो बी ए कोस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फाई क्या हो जाएगा? एन बी ए कोस ओमेगा टी। बात समझ में आ गई? फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे सामने आ गया। इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है तो नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, फाई क्या है? एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो माइनस एन बी ए, सॉरी ओमेगा नहीं आएगा, एन बी ए, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और टी के साथ ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ई आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात अगर मुझे समझ में आ जाती है तो मुझे ये बताओ, दिस इज इक्वेशन इन साइन, साइन में इक्वेशन है तो ईएमएफ का टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा वो साइन की फॉर्म में होगा, हाँ या ना? ठीक है, ईएमएफ का जो वेरिएशन होगा वो साइन की टर्म में होगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो एसी हो रही है, यहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, अब मेरे पास आया था E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था। E इज मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो E मैक्स क्या होगा? एन बी ए ओमेगा, इसको 1 कर दो, 1 कर दिया, तो इस इक्वेशन को नाम दूँ 1, तो 1 क्या बन जाएगी? देखो E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा क्या है? E मैक्स साइन ओमेगा टी,
क्या मैं इसको E इक्वल टू ई नोट कर दूं या ई एम कर दो, ई मैक्स। इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। इफ आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल देन करंट क्या होगा? करंट की अगर बात करें आई क्या होगा? ई बाई आर। तो एन बी ए ओमेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बटे में आर आ गया। अब ये इतनी बात आ गई तो बेटा आई और टी के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा। और ये आई मैक्स, तो आई मैक्स क्या होगा? एन बी ए ओमेगा बाई आर। तो आई क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। और आई मैक्स क्या हो गया? एन बी ए ओमेगा बाई आर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज एसी करंट। तो एसी जनरेटर जो है एसी वोल्टेज को जनरेट करता है, ये हमारे पास प्रूव हो गया, साइन की टर्म में आया। ठीक है, और हर हाफ साइकिल के बाद पोलरिटी चेंज होती है। वो एक तो यहाँ से प्रूव हो जाता, साइन है तो चेंज होगी। दूसरा मैंने आपको फील करवाया, क्योंकि कॉइल ऐसे है 90 पे ऐसे जाएगा। देखो यहाँ समझो, ये मेरे पास इंड्यूस करंट आया। इंड्यूस करंट मान के चलो इनिशियली जीरो है। इनिशियली जीरो का मतलब क्या है? मेरे पास कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे है जीरो। इसके बाद जब ये ऐसे जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा ऐसे से ऐसे तक। मेरी बात समझ में आई? मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जाएगा तो एक बार करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर? उसके बाद जब ये दोबारा ऐसे जाएगा तो देखो पहले ऐसे था जीरो, जीरो से मैक्सिमम, अब फिर घटेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होने लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसे से ऐसे था, फिर से ऐसे हो गया, तो फिर से ऐसे होते जीरो। इसके बाद जब ये दोबारा जाएगा तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि ए बी जो पार्ट पहले आगे था अब वो पीछे चला गया और सी डी पार्ट आगे आ गया। बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट तो वही आने वाला है नीचे की तरफ। तो पहले नीचे ए बी में था, बाद में सी डी में आएगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ये फॉर्मूला होता है। और मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा। इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम, इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए अच्छे से, वर्किंग लिखनी है, थ्योरी करनी है, और जो मैंने समझाया वो बस समझने के लिए है कैसे क्या होता है, लिखना नहीं है वो। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ई मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एन बी ए ओमेगा। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एन बी ए ओमेगा बाई आर। इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्या बनता है वो देखो। अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड of 10 raised to power -2 टेस्ला, 4 × 10 की पावर -2 टेस्ला। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज 40। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल इज 100/π मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 100 RPS। अब यहां देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी बोलो,
एंगुलर वेलोसिटी बोला है यहाँ पे, होनी चाहिए वेलोसिटी ओमेगा, बट क्या दे रखा है आरपीएस रोटेशन पर सेकंड। रोटेशन पर सेकंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है b 4 10 की पावर -2, n दिया हुआ है 40, a दिया हुआ है 100/π और ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100। तो ओमेगा क्या होता है 2π न्यू, तो 2π 100 ओमेगा हो गया 200π। ठीक है भाई, यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ई मैक्स क्या आ जाएगा, फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल एंड फाइंड करंट आई मैक्स इफ रेजिस्टेंस इज 50 ओम। तो देखो ई मैक्स क्या होता है एन बी ए ओमेगा, एन कितना है 40, बी 4 10⁻⁻², एरिया कितना है 100/π और ये कितना है भाई ओमेगा 200π, पाई से पाई कैंसिल। 10 की पावर -2 का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 4 16, 16 2 32, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो, ई मैक्स आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आई मैक्स क्या होता है ई मैक्स बाई आर, ई मैक्स कितना है 32,000, आर कितना है 40 आई थिंक 50, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आई मैक्स कितना आ गया 3200/5, तो 5 6 जा 30, 5 4 जा, समझ गए। ये जस्ट हमने ऐसे वैल्यू समझाने के लिए, कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकता है, वैल्यू मिलेंगी आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस टाइप के आते हैं, ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं बनते। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।